अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। जो अफगानिस्तान से अमेरिकी फोर्सेस के इनखला की तारीख करीब आ रही है, खौफ, बेचैनी और गैर यकीनियत के बादल मजीद गहरे होते चले जा रहे हैं। 31 अगस्त को जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाएगा तो पीछे रह जाने वाले अफगान बाशिंदों, बिलखुसूस वो लोग जिन्होंने अमेरिकी फौजों के साथ सहूलतकार का किरदार अदा किया था, उनका मुकद्दर क्या होगा? तालिबान उनके साथ क्या सलूक करेंगे? क्या उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा? क्या उनसे गिन गिन कर बदले लिए जाएंगे? क्या उन पर अफगान सरजमीन तंग कर दी जाएगी? ऐसे दर्जनों सवालात लिए सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग कई रोज से एयरपोर्ट्स पर इस उम्मीद के साथ मौजूद है कि बस अभी अमेरिकी फजाई बेड़ा आएगा और उन्हें बाहिफाजत अमेरिका पहुंचा दिया जाएगा। इस वक्त एयरपोर्ट्स पर क्या मनाजिर देखने को, उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता है। इस वक्त सूरत हाल मुकम्मल तौर पर अफरा तफरी का शिकार है। थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर हुई क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ों को बेहतर किया। अमेरिकी फौज इस पर काम कर रही है। शदीद गर्मी में लोग यहाँ कई घंटों से बैठे और खड़े हैं और फौज इन्हें कह रही है कि दस्तावेजात लेकर आएं। अगर इस तरफ जाना है तो अफगानिस्तान के लिए और अगर उस तरफ जाना है तो अमेरिका के लिए। यहाँ ये लोगों को अलहदा कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। कुछ इसके बाहर भी मौजूद हैं जो अंदर नहीं पहुंच पा रहे। ये देखें, यहाँ औरतें और बच्चे भी हैं। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा बेताब इनखला है और मेरे ख्याल से यहाँ हर कोई जानता है कि फ्लाइट ऑपरेशन कुछ दिन के लिए है, उसके बाद इसे रोक दिया जाएगा। एक बेचैनी है, परेशानी है, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोग एयरपोर्ट्स पर इस उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि उन्हें अफगानिस्तान से निकाल लिया जाएगा। ये एक बहरान की सी कैफियत है जिसे अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस की जानिब से मामले की हसासियत और शिद्दत की तौसीक की गई है। उन्होंने इस तमाम तर मामले पर क्या मौक़िफ़ अपनाया है वो भी आपके साथ में रखते हैं। एयरपोर्ट की हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। अगर ये सूरत हाल इसी तरह ख़राब रही तो 11 मिलियन लोगों के लिए खुराक मुयस्सर नहीं होगी और 80% मुल्क का हिस्सा खुश्क साली का शिकार है। ये सब चीज़ें मिलकर सूरत हाल मज़ीद ख़राब कर रही हैं। 11 मिलियन लोग दे विल गो डाउन द ड्रेन। वहाँ पर कैदसाली हो सकती, भूख और अफलास हो सकती है, परेशानी के आलम में ज़िंदगी गुजारने के पर मजबूर हो जाएंगे। ये तमाम तर सूरत हाल है इस वक्त अफगानिस्तान की। दूसरी जानिब तालिबान रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि इस तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदारी खुद उन शहरियों पर है जो दीवानावार एयरपोर्ट्स का रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जानिब से तो जनरल एमनेस्टी का ऐलान किया गया और उनकी ख्वाहिश है कि लोग इत्मीनान रखें और एयरपोर्ट्स का रुख ना करें। इस हवाले से जो तालिबान का मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखता है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि लोग इस तरह एयरपोर्ट की तरफ दौड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सूरत हाल इससे मज़ीद बेहतर होती क्योंकि हमने आम माफ़ी का ऐलान किया और ये खौफ व हिरास बिला वजह है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फोर्सेस के इनखला में अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया है और इस एक हफ्ते में हज़ारों लोगों को निकालना किसी चैलेंज से कम नहीं है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि वो अमेरिकी सदर से दरख्वास्त करेंगे कि वो डेडलाइन में तौसी करें, क्योंकि 31 अगस्त की डेडलाइन है, वो अगर वो एक्सटेंड नहीं होती तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो कैसे जाएंगे। जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, वो ये कह रहे हैं कि वो अमेरिकी प्रेसिडेंट से बात करेंगे। शायद इस बात का इदराक खुद अमेरिकी सदर को भी है और इस जानिब ने गुज़श्ता रोज़ अपने खिताब में दिया। I will tell them that we'll see what we can do. Look, we are working closely with the G7. I've spoken with most of the leaders of G7. I'll be doing a conference with them, I think Tuesday, I'm not certain. And we'll have that discussion. But there's discussions going on among us and the military about extending. Our hope is we will not have to extend. But there are going to be discussions, I suspect, on how far along we are in the process. अमेरिकी सदर जो बाइडेन कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि इस डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं करेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि एलाइज की तरफ से जो इत्तेहादी ममालिक हैं जो प्रेशर डाल रहे हैं G7 के अंदर इस मामले को टेकअप किया जाएगा कि 31 अगस्त की जो डेडलाइन मुकर्रर की गई है क्या उसमें तौसी होनी चाहिए या फिर मियाद यहीं तक बरकरार रहनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या अमेरिका इनखला की तारीख बढ़ा सकता है? अगर इनखला की तारीख बढ़ाई जाती है तो क्या तालिबान इसे कबूल करेंगे? दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी के क्या असरात मुरतब होंगे? अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम और पंजशीर की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। इस वक्त
तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के तर्जुमान डॉक्टर सुहेल शाहीन ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल शाहीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुहेल शाहीन साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने जनरल एमनेस्टी का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद है, ये दर्जनों नहीं है, सैकड़ों नहीं है, बल्कि हजारों की तादाद में लोग एयरपोर्ट्स पर मौजूद हैं जो अफगानिस्तान से जाना चाहते हैं। अब क्या वजह है? क्या तालिबान जो है वो कोई एतमाद साजी की फ़ज़ा कायम नहीं कर पाए? ये क्योटिक सिचुएशन क्यों बन रही है? आपका एनालिसिस क्या है इस पर? जी, हम तो प्रॉपर वे जो चला जाए कमर्शियल फ्लाइट से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है बाहर वो चला जाए, ये उसकी कानूनी हक है, लेकिन उसके साथ पासपोर्ट हो, वीज़ा हो, वो कंसर्न्ड मुल्क का और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, चला जाए। लेकिन इसी तरह कि उन्होंने एक रूमर्स को सर्कुलेट किया था कि जो भी रिसेटल होना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, वो आ जाए एयरपोर्ट और जहाज पर चढ़ जाए और उधर रिसेटल हो जाए। कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, पासपोर्ट की जरूरत नहीं, वीजे की जरूरत नहीं। इसी वजह से तो वो लोगों की एक बहुत बड़ा हुजूम हुआ उधर, और लोग भी मर गए और लिंचिंग में तो उधर बच्चे हैं, खवातीन हैं, सबको तकलीफ है, और ये सही तरीका नहीं है। सुहेल शाहीन साहब, ये बात दुरुस्त है कि आपकी तरफ से आम माफी का ऐलान किया गया, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि वो अफगान जिन्होंने अमरीकियों के साथ सहूलतकार का किरदार अदा किया, तालिबान की तरफ से ऐसे घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उन लोगों की तलाश की जा रही है, जिसकी वजह से भी लोगों में खौफ और हिरास है। इन खबरों में किस हद तक सदाकत है? ये इस खबरों में सदाकत नहीं है। अगर ऐसा है तो हमने जो कंप्लेंट्स का नंबर दिया है काबुल शहर में, एक नहीं कई नंबर है, उस पर कांटेक्ट करें कि हम इन्वेस्टिगेट करें। जो भी ये ऐसा काम करते हैं ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ वायलेशन है, तो हम जाहिर है हम उसको भी प्रोसिक्यूट करते हैं और जजा भी दे करारी वाकई जजा उसको देंगे, ऐसा नहीं है। अब सुहेल साहब देखिए कि जुलाई से लेकर अब तक तकरीबन 28,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। अब तो टोटल अगर 33,000 है, सिर्फ इस असना के अंदर तकरीबन 28,000 लोग इवैक्यूएट हुए हैं, बड़ी तेज रफ्तारी से, लेकिन अब भी इतनी बड़ी तादाद वहां पर है कि कई दिन लग सकते हैं। और आपने गुज़श्ता रोज जो बाइडन का खिताब सुना होगा, वो ये चाहते हैं कि शायद इसको एक्सटेंड भी किया जा, अगर जाना पड़ा तो कर सकते हैं। अगर अमेरिका इस इवैक्यूएशन डेडलाइन को एक्सटेंड करता है तो फिर आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? उसको जरूरत नहीं है, वो एक्सटेंड को जरूरत नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी भी कई बार ऐसा वायलेट किया है, वो मिस्ट्रस्ट को और भी बढ़ाता है, तो हमने उसको ऑप्शन दिया है। अगर वो चला जाए अपनी तारीख पर, लेकिन वो जो भी लोग जाना चाहते हैं वो प्रॉपर वे से वो वीजा दे, उनको एम्बेसी में रख के अपने स्टाफ को वीजा दे और चला जाए कमर्शियल फ्लाइट से। नहीं, लेकिन अमेरिका का तने तनहा तो फैसला नहीं है, वो उन्होंने G7 ममालिक के साथ इसको टेकअप करने का फैसला किया है। ऑलरेडी जो बरतानवी वजीर आजम है बोरिस जॉनसन, वो भी ये कह रहे हैं कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को पुश करेंगे कि आप इसको एक्सटेंड करें। तो अगर जैसे अमेरिका ये कह रहा है कि वो दीगर ममालिक के साथ, अपने एलाइज के साथ बात करेगा, अगर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि आपके साथ डील का तो ये एक अहम प्रोमिनेंट नुक्ता है कि 31 अगस्त तक अमेरिका अपनी ट्रूप्स को यहां से इवैक्यूएट करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इन रिस्पॉन्स आप क्या करेंगे? आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखो, एक जो इवैक्यूएशन है वो कर सकता है, एक महीने बाद भी इवैक्यूएशन सिविलियन लोगों को जो जाना चाहते हैं या अफगान वो जाना चाहते हैं चले जाए, उसमें मसला नहीं है। लेकिन एक मिलिट्री विड्रॉल है, वो ऑक्यूपेशन है, वो ऑक्यूपेशन जो उन्होंने ऐलान किया उस टाइम पर खत्म करे। लेकिन जो प्रोसेस है इवैक्यूएशन का, सिविलियन पीपल का, जो भी जाना चाहता है, या वो अमेरिकन हो, अफगान हो, जो भी हो, वो प्रॉपर वे से चला जाए, पासपोर्ट हो, उसके डॉक्यूमेंट्स हो। हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि उसकी ये सब पॉलिसी नहीं है कि उसको हम हर्डल क्रिएट करें कि वो चला ना जाए। तो सुहेल शाहीन साहब, पंजशीर की सूरत हाल भी बताइएगा, क्योंकि वहाँ पर अहमद मसूद की तरफ से जो मुतालबात रखे गए, उसके बाद हमारी इतलात ये हैं कि बड़ी तादाद में जो तालिबान ट्रूप्स है उन्होंने पंजशीर वैली की तरफ मूवमेंट की है। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्योंकि इससे पहले मुज़ाकरात की बात हो रही थी, नेगोशिएशन की बात हो रही थी, गालिबन वो कामयाब नहीं हो सके, तो अब वहाँ पर क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है इस वक्त पंजशीर वैली के अंदर? अगर वो नहीं चला फिर भी वो डेडलाइन पर उसको रियायत नहीं करते, उसकी वायलेट करते हैं,
जो उन्होंने खुद भी ऐलान किया है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने वायलेशन किया है। नहीं वो ठीक है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऑब्वियसली अगर वो वहां पर वायलेशन होती है तो आपके पीस एग्रीमेंट का तो ये हिस्सा था कि इस पर 31 अगस्त तक उनको इवैक्यूएट करना है, लेकिन ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई ना कोई ऑब्वियसली रिएक्शन तो होगा फिर आपकी तरफ से भी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पंजशीर में इस वक्त जो सिचुएशन है, हमारी इतलात के मुताबिक तो बड़ी तादाद में तालिबान जो है उन्होंने मूव किया है वहां पर और एक जंग की कैफियत बन रही है। इस वक्त आपके पास क्या इतलात है ताज़ा तरीन? हम तो आखिरी हद तक कोशिश करते हैं कि ये मसाइल सुलहमेज मुसालिमत-आमेज तरीके से हल हो जाए। ये बेहतर है, अफगानिस्तान के लिए बेहतर है, हमारे अवाम के लिए बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है, हम के लिए भी बेहतर है, क्योंकि अफगानिस्तान के अवाम लड़ाई से थक चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर वो जंग का रास्ता इख्तियार करते हैं, हमने जो वफद उलमा का वफद उसको भेजा था उधर, तो उसको भी नहीं सुनते हैं, दूसरे ट्राइबल एल्डर्स उसका भी नहीं सुनते हैं। देखिए, अफगान साबिक नायब सदर अमरुल्लाह साले भी वहाँ पर मौजूद हैं। फिर आपके साथ जो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, गुलबदीन हिकमतयार हों, अब्दुल्ला हों या हामिद कारजई हों, आपकी कोशिश रही है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने। तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने के लिए अभी तक क्या पेशरफ्त हो सकी है सुहेल शाहीन साहब? वक्त बहुत वसी अंदाजे से हमने मशावरात किए हैं और अभी भी करते हैं, तो इसके नतीजे में इंशाल्लाह एक अफगान इंक्लूसिव हुकूमत वजूद में आ जाएगी। नहीं, लेकिन अब सबकी नजरें इसी जानिब लगी हुई है कि कब ऐलान किया जाता है, क्योंकि इस वक्त तो एक फुकदान है, हुकूमत नहीं है। तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो या एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट हो, कब तक ऐलान मुतवक्के है? कुछ हफ्ते लग सकते हैं या एक हफ्ते में ऐसा हो जाएगा? इस हवाले से आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ विदिन अ वीक, एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन स्पेसिफिक डेडलाइन तो नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल शाहीन साहब। आप तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के तर्जुमान डॉक्टर सुहेल शाहीन हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है। इस वक्त अमेरिका से हमें डॉक्टर आदिल नजम ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, डीन बॉस्टन यूनिवर्सिटी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर जो बाइडन ने जो खिताब किया उसमें 31 अगस्त की डेडलाइन को एक्सटेंड करने की तरफ भी इशारा दिया। क्या ये वही प्रेशर है जो बाइडन के ऊपर, जो डोमेस्टिक प्रेशर है और जिस अंदाज में इवैक्यूएशन हुई है उस पर लोगों में गम गुस्सा है, जिसकी वजह से बाइडन अब कंफ्यूज हो रहा है? देखिए, उन पे प्रेशर तो बहुत है, प्रेशर उन पे डोमेस्टिक भी है, क्योंकि मुल्क के अंदर ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, एस्टेब्लिशमेंट में ऐसे लोग हैं जो प्रेफर ये करते हैं कि अफगानिस्तान को ना छोड़ा जाए। पहले भी जो थे वो इनखिलाफ के खिलाफ थे, और जिस तरह फिर इनखिलाफ हुआ और उसके बाद जिस तेजी से तब्दीली हुई, उसकी वजह से जो बाइडन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है इंटरनल, उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी और ऑपोजिशन में भी। उसके अलावा मेरे ख्याल में जो एक और चीज़ है, शायद जहाँ से ये ज़्यादा जो मुहर्रिक है इस चीज़ की, वो ये है कि उनके जो हमायती हैं दूसरे ममालिक, खुसूसन यूरोप में नेटो के जो मेंबर हैं और जो G7 के हैं, उनसे भी ये प्रेशर है कि यार हमारे बंदे भी तो उधर है ना। तो G7 की एक मीटिंग होने वाली है, वहां उन पे प्रेशर पड़ना है, और वो प्रेशर ये पड़ना है कि जब जंग में गए थे तो खाली अमेरिका तो नहीं गया था, वो तो अपने हमायतियों को साथ लेके गया था। सो अब वो हमायती कह रहे हैं कि यार हमें छोड़ के तुम कैसे जा सकते हो जब तक हम अपने बंदे भी ना निकाल लें। जी डॉक्टर साहब, बोरिस जॉनसन का भी ये स्टेटमेंट सामने आया कि वो अमेरिकी प्रेसिडेंट को कायल करेंगे कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ऑब्वियसली तालिबान है जो उस डील की तरफ देख रहे हैं कि जिसके अंदर वाज़े तौर पर अमेरिका ने एक डेडलाइन दी थी, और अगर उससे मुनहरिफ होते हैं तो ऑब्वियसली उसके कुछ रेपरकशंस भी होंगे। लेकिन इन आइदर वे डॉक्टर साहब, आप जो डोमेस्टिक प्रेशर है उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग जो बाइडन को जिमी कार्टर के साथ भी कंपेयर कर रहा है। देखिए, हो सकता है, मेरे ख्याल में बाइडन साहब जो हैं वो बड़े इस पे साबित कदम हैं। साबित कदम का मतलब ये नहीं है कि सही है या गलत, लेकिन जो उन्होंने फैसला किया उस पे वो अड़े रहे, और उन्होंने बेसिकली ये फैसला कर लिया है कि यार इसकी कॉस्ट तो होनी है। उन्होंने कहा भी है कि जब भी निकलोगे तो नुकसान होगा, सो नाक बंद करो और कड़वा घूंट जो हो वो पी जाओ। और उनकी कैलकुलेशन ये है कि अगर इसको आप ज्यादा लटकाओगी तो सिर्फ ये होगा कि पेन ज्यादा होगी, जब भी निकलोगे ऐसा तो नहीं होगा कि सब भला चंगा हो जाएगा। सो इन ए वे उन्होंने ये फैसला कर लिया। वो ये भी इसलिए भी फैसला कर सकते हैं कि उनको शायद ये पता है कि वो वन टर्म प्रेसिडेंट है,
उनकी उम्र ऐसी है कि अगली इलेक्शन में उन्होंने नहीं लड़ना, तो वो इन अ वे चाहते हैं कि यार खत्म करो और जल्दी खत्म करो ताकि इलेक्शन से पहले मसला जरूर बनेगा, बाइडन साहब पे भी बनेगा। लेकिन ये मेरे ख्याल में उनकी कैलकुलेशन है। जहां तक जिमी कार्टर की बात है, देखें इन अ वे जो है एक्सपर्ट्स जो हैं, जो एनालिसिस करते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें तो बहुत तशवीश है, लेकिन फ्रैंकली ज्यादातर अमेरिका को अफगानिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। इस वक्त आप अगर यहाँ की खबरें सुने, यहाँ की टेलीविजन प्रोग्राम देखें, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ आपने ज्यादा किए हैं अफगानिस्तान पे बनिस्बत किसी भी शो जो अमेरिका का आजकल हो रहा है, क्योंकि इनके अपने मसाइल इतने हैं। सो पब्लिक उनके पास इन अ वे पब्लिक उनको सपोर्ट करती है, पब्लिक वांट्स टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। लेकिन डॉक्टर साहब, आप बेहतर तौर पर समझते होंगे, आप करीब बैठे हुए हैं कि एज फार एज अफगानिस्तान इशू इज कंसर्न, तो उसके ऊपर बाइडन ने पॉइंट्स लूज किए हैं या पॉपुलैरिटी को गेन किया है, जैसा वो चाह रहे थे कि मुसलसल, मैं नहीं चाहता कि 5वें प्रेसिडेंट तक जो है इस मसले को लेकर जाया जाए, और जो मैंने अपने इंतखाबी बयानिए के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड किया था, मैं एग्जैक्टली उसको एग्जीक्यूट करना चाहता था। तो क्या उसने लूज किया है या सिक्योर किया है सर? देखिए, गेन तो बिल्कुल नहीं किया, 100%। ये तो 100% बात है कि गेन नहीं किया, कोई इसका फायदा नहीं हुआ। लेकिन जो अगर लूज किया है तो उतना नहीं किया कि जितना जिससे उनकी सियासत बदल जाए, मेरे ख्याल। So the loss is there, but it is in his view एक manageable loss है। लेकिन खाली जीत हार तो नहीं होती, उसका ये भी होता है क्या उसकी पब्लिक कॉस्ट, पॉलिटिकल कॉस्ट इतनी होगी कि वो कोई इम्पीच हो जाए, उनको हटा दिया जाए, मुल्क में दंगे फसाद हो जाए, लोग सड़कों पे आ जाए। ऐसा तो कुछ नहीं है। सो इन अ वे वो यही मैं कह रहा हूँ ना, कड़वा घूंट पीने वाली बात है कि उनको पता है कि इसकी एक लॉस होगी, लेकिन आई बिलीव कि ही थिंक्स कि वो जो है मैनेजेबल है, और जो कांस्टेंट इसका नुकसान है वो कहीं ज्यादा है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये मुश्किल फैसला था, लेकिन बाइडन इज डिटरमिन्ड इनफ कि उन्होंने ये कड़वा घूंट पिया है। लास्टली मुझे ये बताइएगा सर, मुझे ये बताइएगा कि क्या मिसकैलकुलेट किया है बाइडन ने, क्योंकि एक इंप्रेशन ये क्रिएट किया जा रहा था कि इवैक्यूएशन के बाद वहां पर कोई खाना जंगी होगी, मिलिटेंट विंग सर उठाएंगे, पीछे कोलैप्स कर जाएगी सिचुएशन, रीजनली शायद वो जो इंस्टेबिलिटी है वो क्रिएट होगी, जिसका नुकसान अल्टीमेटली कुछ लोगों को पहुंचेगा। क्या इस हवाले से मिस कैलकुलेट किया है बाइडन ने? देखिए, नुकसान का तो नहीं पता, मिस कैलकुलेट तो है किया, मिस कैलकुलेट यकीनन बाइडन साहब ने किया है, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने किया है, पाकिस्तान ने किया है, तालिबान ने खुद किया, आपने किया है, मैंने किया है, हम सारे कहते हैं कि सरप्राइजिंग है। सो उस लिहाज से जो एक अंदाजा था कि ये सब कुछ किस स्पीड से अनफोल्ड होगा, वो तो हमें नजर नहीं आया, और उसकी वजह से जो अमेरिका की कॉस्ट है वो इसलिए बढ़ गई है कि एक तो उसका जो नैरेटिव बना, उसकी जो तस्वीरें बनी, वो हिस्टोरिकली अमेरिका जो है उसकी कीमत अदा करेगा, और दूसरा ये कि जो भी उनकी नजर में तैयारी थी या नहीं थी, वो जो है वो धरी की धरी रह गई। सो मिस कैलकुलेट जरूर किया, लेकिन ये भी मैं साथ कहता रहा हूँ कि देखिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं है कि ये खत्म हो गया, 19 साल, उससे पहले 40 साल, तो ये मेरे ख्याल में अभी भी हम देखेंगे। अभी भी काबुल में गवर्नमेंट बननी है, अभी तक तो कोई गवर्नमेंट नहीं है, अभी तो एनआरकी है, एक कुव्वत है तालिबान जिनका कंट्रोल है, लेकिन उनकी कोई हुकूमत तो नहीं है, हमें पता भी नहीं कि उसका क्या होगा हाल। तो आई थिंक कि इसमें बहुत सी अभी मोहरे जो है वो चलने, और उसमें अमेरिका का रोल कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, इख्तिताम में मुझे बताइएगा, इस वक्त सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में जो अफगानी हैं वो एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी आंखों में बहुत सारे ख्वाब हैं, ख्वाहिशात भी हैं कि जैसे शायद अमेरिका उनको रेस्क्यू कर लेगा, एयरलिफ्ट कर लिए जाएंगे। क्या ऐसा हो पाएगा सर? आई डोंट नो, इस चीज़ की पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत है। लेकिन अगर आप जब देखते हैं कि अमेरिका में क्या एंगस्ट है, तो वो इस बात में नहीं है कि तालिबान आ गए, जाहिर है उस पर है, लेकिन उस पर इतनी नहीं है। उस एक एंगस्ट ये है कि यार जिन्होंने हमारी मदद की थी, जिन्होंने हमारे साथ काम किया था, हम उनको अबैंडन करके जा रहे हैं, चाहे वो जनरली खवातीन का मसला हो, चाहे वो स्पेसिफिकली जो उनके साथ कारकुन हैं, इंटरप्रेटर्स हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, उनका हो। तो इस वक्त एयरपोर्ट पे बहुत से तो वो हैं, लेकिन बहुत से वो भी हैं कि जो बेसिकली एक निकलना चाहते हैं किसी भी वजह से, उनको तालिबान की गवर्नमेंट से डर लगता है, उनको आने वाले टाइम से डर लगता है, उनको बाहर बेहतर अपॉर्चुनिटी नजर आती है, जो भी रीजन हो। सो इन अ वे इस वक्त जो अमेरिका में सवाल है वो इवैक्यूएशन का ज्यादा है, और इन अ वे विड्रॉल का नहीं है। जब बात होती भी है तो ये होती है कि यार इनको कैसे निकालें, तो उसमें आई हैव अ फीलिंग कि वो बाइडन साहब के लिए पॉलिटिकल कॉस्ट भी ज्यादा है और उनके जहन पे भी बड़ा इशू है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। अभी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि मीनार पाकिस्तान से ठोकर न्याज बेग तक
लाहौर खवातीन के लिए गैर महफूज क्यों बन गया है? बड़ा अहम मामला है। इस आम मामले को टेकअप करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। शहर लाहौर में खवातीन को हिरासा किए जाने, ज्यादती का निशाना बनाने के वाकयात में इजाफा हो रहा है। वही शहर लाहौर जिसकी निगरानी के लिए 8,000 कैमरे, 27,650 पुलिस एहलकार, 500 के करीब थानों, डॉल्फिन फोर्स, पीडू फोर्स, दीगर सिविल सिक्योरिटी इदारों के बावजूद शहर में हर दिन खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। हरासानी के वाकयात है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क पर चलते हुए ओबाश, रागीर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दफातर यानी शहर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां औरत को अजियत का सामना ना करना पड़ता हो। आज भी पाकिस्तान के महफूज तरीन समझे जाने वाले शहर लाहौर में मां और बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया गया है। दोनों मां और बेटी ने रात 10 बजे सदर जाने के लिए ठोकर न्याज बेग से रिक्शा लिया। इन दोनों के साथ रिक्शे में एक और शख्स सवार हो गया। जब एतराज किया गया तो ड्राइवर ने बताया कि ये मेरा दोस्त है। दोनों अफराद रिक्शे को वीरान रास्तों से लेकर गए और मां और बेटी को जिनसी ज्यादती का निशाना बना दिया। खवातीन ने आम शहरी से फोन लेकर पुलिस को फोन किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की गिरफ्तारी ने एक बार फिर दर्जनों सवालात पैदा कर दिए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक चौक में मां और बेटी को शाराए आम पर ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम पहले भी 2 खवातीन को ज्यादती का निशाना बना चुका है, यानी ये मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजिम के खिलाफ पहला ज्यादती का मुकदमा 2018 में दर्ज हुआ। पुलिस ने मुलजिम को 26 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया। 29 जून 2019 को मुलजिम को अदालत से रिहाई मिली। मुलजिम के खिलाफ 2020 में दूसरा मुकदमा थाना नवाब टाउन में दर्ज हुआ। मुलजिम उमर को 22 अप्रैल 2020 को लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और एक बार फिर नाकिस तफ्तीश और कानूनी पेचीदगियों के बायस मुलजिम 16 फरवरी को अदालत से रिहाई लेने में कामयाब रहा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अदालती कार्रवाई में मुलजिम के खिलाफ 2 अगस्त 2021 को जो समन जारी किए गए थे, मुलजिम अदालत में पेश हुआ। गुज़श्ता रात फिर 2 खवातीन के साथ ज्यादती के जुर्म का इर्तिकाब कर दिया। एक मुजरिम 2 मरतबा जेल गया। नाकिस तफ्तीश और पुलिस की सहल पसंदी ने उसे तीसरी मरतबा जुर्म करने का मौका फराम किया। इस सारी सूरत हाल पर सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई हैं। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। खाली प्लॉट पड़े हुए थे, वहाँ पर जाकर उन्होंने रक्षा रोक के उनके साथ फिर ज्यादती की। ये बड़ी ही दिलखराश बात थी। दोनों मुलजमान गिरफ्तार हैं। उनमें से एक मुलजम रिकॉर्ड याफ्ता है, उसका 2 दफ़ा पहले रिकॉर्ड है रेप करने का। अब सीसीपी लाहौर खुद बता रहे हैं कि मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है, फिर ये कह रहे हैं कि दिलखराश वाकया है। इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, उनको कंडेम किया जाता है, काबिल मजम्मत कहा जाता है, स्टेटमेंट्स जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा होने के बाद हम काफ़ी अफसोस क्यों मलते हैं? सवाल ये है कि पुलिस आदि मुजरिमान की निगरानी क्यों नहीं करती है? नाकिस तफ्तीश के जरिए मुजरिमान को फायदा क्यों पहुंचाया जाता है? लेकिन ये सिर्फ लाहौर ही की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि वसीम अकरम प्लस के सारे पंजाब में सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। पै दर पै बैक टू बैक वाकयात के बावजूद पुलिस सबक नहीं सीख पा रही है। पुलिस के दावों के बावजूद सूबे भर में खवातीन गैर महफूज हैं। पंजाब हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में 7 माह में 1890 यानी 1890 खवातीन के साथ ज्यादती के मुकदमा दर्ज हुए, जबकि 521 खवातीन को ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। गैंग रेप के 88 वाकयात में 105 मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। हर सानहे के बाद पुलिस के दावे सामने आते हैं पर मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा जोर पकड़ता है और फिर सोशल मीडिया ही पर हुकूमत से लेकर पुलिस अफसरान तक जवाब देते हैं, अहद करते हैं कि मुलजिमान को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। सोशल मीडिया ही हुकूमत सोशल मीडिया पर उठने वाली सदाओं पर लब्बैक तो कह देती है, मगर दूर दराज इलाकों की कोई नहीं सुनता है। जहां इंटरनेट तो दरकिनार, बिजली भी मैसर नहीं है, वाकयात तो वहां भी होते हैं। वहां सीसीटीवी कैमरे हैं और ना ही हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार। जब हुकूमत महफूज तरीन शहर में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है, तो फिर खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से दूर दराज इलाकों में कैसे मिलेगा? लाहौर में मीनार पाकिस्तान के साए तले एक बेटी बेआबरू होती है। 10 रोज होने को हैं, वाक़े की तफ्तीश मुकम्मल हुई है और ना ही तमाम मुलजिमान गिरफ्तार हो सके हैं। खातून टिकटॉकर के साथ दस्तराजी और उसे बेलिबास करने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। शेखुपुरा, गुजरावाला, फैसलाबाद के बाद पंजाब हुकूमत ने जनूबी पंजाब से 34 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। यूं गिरफ्तार अफराद की तादाद अब तक 126 हो चुकी है, जबकि ताहाल खातून ने महज 3 अफराद की शनाख्त की है। आईजी पंजाब इनाम गनी ने इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी को है। कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट आईजी पंजाब को जमा कराई है। इंक्वायरी रिपोर्ट में वाकई का जिम्मेदार लाहौर पुलिस को करार दिया गया है। रिपोर्ट है कि यौम आज़ादी पर लाहौर में सिक्योरिटी का जामे प्लान तश्कील दिया गया था। मीनार पाकिस्तान को सिक्योरिटी के लिहाज से हॉटस्पॉट में शामिल किया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक यौम आज़ादी पर पार्क में प्लान के मुताबिक सिक्योरिटी तैनात नहीं थी। एसपी सिटी हसन जहांगीर ने अहम पॉइंट्स पर नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात नजरअंदाज किए। डीआईजी ऑपरेशन साजिद कियानी, एसएसपी ऑपरेशंस नदीम अब्बास भी लाइल्म रहे। सीसीपीओ फ्लैग मार्च और दफ्तरी में मीटिंग्स को तरजीह देते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम महमूद डोगर की कार्रवाइयों में सब अच्छा है कि रिपोर्ट से मुतमईन रहे। जो उनको रिपोर्ट्स मिलती रही है, कार्रवाइयां होती, ब्रीफिंग होती रही, उसमें सब अच्छा की रिपोर्ट मिलती रही है। 15 पर की गई मुताद्दिद कॉल्स के बावजूद पुलिस मौके पर ताखीर से पहुंची। वाकई की जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होने के बाद शहर के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालात से बचने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से एक और मुतनाज़े कदम उठाया गया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में पीएचए के पार्कों की सिक्योरिटी निजी कंपनीज के हवाले करने का फैसला किया है। पार्क में तैनात निजी कंपनीज के सिक्योरिटी गार्ड्स के पास असलहा, वायरलेस सेट और गश्त के लिए मोटरसाइकिलें होंगी। पंजाब की तमाम जो पीएचएज है उनको पार्क्स में कैमरे लगाने की हिदायत जारी कर दी गई है, जबकि पुराने कैमरे 1 महीने में ठीक कराने का फैसला भी किया गया है। पार्कों में खवातीन और फैमिलीज के लिए हफ्ते में 1 दिन, जबकि बड़े पार्कों में खवातीन के लिए अलहदा एरियाज भी डेडिकेट किए जाएंगे। इस हवाले से तजावीज़ तैयार की गई हैं। अब यही नहीं है बल्कि पंजाब हुकूमत की जानिब से खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के एक और अनोखा इकदाम उठाया गया। ये इकदाम बताने से कबल आपको एक मूवी का क्लिप दिखाते हैं। आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि असल में पंजाब हुकूमत अब किस रविश पर चलने के लिए। पाकिस्तान में बैन है। क्या? स्काइप बैन, व्हाट्सएप बैन। अंकल आपके घर पे 3G है क्या? मैं तो बोल रहा हूँ कटवा लो, बहुत पैसे बचेंगे, सब कुछ तो बैन है। ये मूवी का क्लिप यकीनन हमारे पॉलिसी साजों की नाकाम पॉलिसीज का आईनादार है, जहां मुतनाज़े वीडियोस आने पर यूट्यूब बंद, 1-2 काबिल एतराज़ वीडियोस के बाद टिकटॉक बैन, सोशल मीडिया पर मुतनाज़े ट्रेंडिंग पर सोशल मीडिया वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी जाती हैं, मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल होती है। यानी हर मसले का हल मसले की एक छोटी सी वजह पर पाबंदी। अब खातून को रिक्शे में हिरासा किया गया, ये सड़कों पर रिक्शों पर पाबंदी लगा दी जाए। सवाल तो ये भी है कि तालीमी इदारों और वर्क प्लेसेस पर हरासानी के वाक़यात होने पर इन इदारों को बंद कर दिया जाए। अब पंजाब में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय पंजाब हुकूमत ने सूबे के तमाम पार्क्स में टिकटॉकर्स के पाबंदी का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक पाबंदी के तहत यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स पार्क्स में आकर किसी किस्म की वीडियोस नहीं बना सकेंगे, जबकि सिर्फ नेशनल मीडिया को वीडियो बनाने की इजाज़त दी जाएगी। सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के लिए इजाज़त स्क्रिप्ट पेशगी जमा कराने से मशरूत होगी, जबकि पार्क्स में तैनात सिक्योरिटी एहलकार टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स पर नजर रखेंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने तमाम बड़े पार्कों में फैमिली के बगैर दाखिले पर भी पाबंदी आयद करने का फैसला किया है, जबकि स्कूलों और कॉलेजों की यूनिफॉर्म वाले तलबा को पार्कों में जाने की इजाज़त नहीं होगी। यानी हजारों पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी इदारे शहरियों के पार्क की बजाय पार्क में उनका दाखिला रोकने के लिए खड़े होंगे। अब हजारों सीसीटीवी कैमरों की नज़र मुजरिमान की बजाय पार्क में दाखिल होने वाले शहरियों पर होगी। अब शहरियों से तफरीह का एक और मौका छीन जाने पर अब ये छीन कर हुकूमत यकीनन नारे भी बुलंद करेगी। क्या पाबंदी ही मसले का हल है? हजारों पुलिस एहलकार और खुफिया कैमरों के बावजूद जराइम बढ़े तो क्या इस पाबंदी से खवातीन को हिरासा करने के वाकयात में कमी आ सकेगी? सवाल तो ये भी है कि जिन खवातीन को सड़कों पर हिरासा किया जाना है, क्या पंजाब हुकूमत उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए औरत के सड़क पर आने पर भी पाबंदी लगा देगी? ये हो क्या रहा है? ये तमाम तर सूरत हाल खासतौर पर जिसका ताल्लुक पंजाब पुलिस के साथ है, खासतौर पर लाहौर पुलिस की सिक्योरिटी पर जो सवालिया निशानात उठे हैं। आज सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसने मजीद सवालात खड़े कर दिए। इस सब पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे रिपोर्टर वकास अहमद मौजूद है। चोंग में बड़ा दिलखराश वाकया पेश आया। रिक्शा ड्राइवर ने मां बेटी को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। ये अंधेरे में जो कुछ हुआ इस पर सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये कहिएगा कि जब सीसीपी लाहौर खुद तस्लीम कर रहे हैं कि ये आदी मुजरिम था, इससे पहले रिकॉर्ड याफ्ता था, पकड़ा गया, छुट गया, अमूमन ऐसे ही होता है कि नाकिस तफ्तीश यानी प्रोसिक्यूशन के नकाइस मुल्जिमान को फायदा देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तक हमारी जो पुलिस है वो प्रोसिक्यूशन सिस्टम को बेहतर क्यों नहीं कर सकी? वकास अहमद। रेहान, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये इस तरह के मुल्जमान को सजा को यकीनी बनाना या फिर औरतों और बच्चों के को इस तरह के रेपी से बचाना जो रियासत की तरजीहात में शामिल नहीं है। उसकी मिसाल ये है कि जो मोटरवे रेप केस हुआ उसमें बहुत बड़े दावे किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से भी, फिर पुलिस की तरफ से भी। जब तक उसको सजा अनाउंस नहीं हुई थी तब तक इस केस को मीडिया ने हाईलाइट किया तो रियासत और अदारे भी उस पर लगे रहे। लेकिन कहाँ पर है वो? क्या उसको सजा हो चुकी है? बिल्कुल भी नहीं हुई। और शायद 2, 4, 5 महीने तक या साल महीने तक उसकी अपील वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए या अपील लगे ही ना, उसकी डेथ हो जाए। तो जब तक आपने पहले भी ये कहा कि हम इसको एग्जाम्पल बनाएंगे, टेस्ट केस के तौर पर लेंगे, लेकिन कहाँ गई रियासत और कहाँ गई आपके अदारे जिन्होंने टेस्ट केस के तौर पर इसको लेना था?
तो जो बयान पिछले CCPO ने और मोटरवे केस पर दोहराए थे जो वुज़रा ने, वही सेम बयानात इस वाक़े पर भी दोहराए जा रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट भी ये मानती है, पुलिस भी ये मानती है कि हमारे जो कानून अदालतों में का जो निज़ाम है या जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है वहाँ पर इश्यूज हैं, तो फिर इश्यूज किसने हल करने हैं? वकास, ये जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं ये इंसिडेंट्स अकर होने के बाद होते हैं। अब ये दूर दराज इलाकों में ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हो रहे बल्कि शहर लाहौर में हो रहे हैं। और लाहौर से मुतालिक जो स्टैट्स हमारे पास हैं, निगरानी के लिए 8000 कैमरे हैं, 27,650 पुलिस एहलकार हैं, 500 के करीब थाने हैं, डॉल्फिन फोर्स है, पीरू फोर्स है, दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो मौजूद हैं। इसके बावजूद आए रोज खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। व्हाई इज इट हैपनिंग इन लाहौर? इस हवाले से आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती हैं? रेहान, देखें, लाहौर जब हम लाहौर की बात करते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान के वो जो है उसको प्रेडिक्ट कर रहा होता है या उसकी तस्वीर कशी कर रहा होता है। तो लाहौर में जो वाक़यात हो रहे हैं उस पर जो रियासत की तरफ से ठोस इक़दाम नहीं किए जा रहे। पहला बात ये थी कि कोई जो मुल्ज़मान इसमें मुलव्वस थे उनकी जो है वो एग्जीक्यूशन, उनकी जो पनिशमेंट हुई है वो नहीं हो पा रही। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो दहशतगर्द हैं, बच्चों के साथ जो रेप करते हैं, खवातीन के साथ जो रेप करते हैं, उनकी सर्विलेंस करेंगे। इस तरह के बयानात भी आए, प्रेस रिलीज भी आई कि कुछ किटें मंगवा ली गई हैं सर्विलेंस करने के लिए, लेकिन आज वो भी एक्सपोज हो गया कि कहीं तो सर्विलेंस नहीं है। और फिर दूसरी बात ये है, अदालतें कहती हैं कि हमारे पास ठोस शवाहिद पुलिस नहीं ला पा रही। पुलिस कहती है कि जी जो कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं उनके मुताबिक हम काम करते हैं, लेकिन अदालतों से मुल्ज़म बरी हो जाते हैं। तो एक अदारा जो अपनी जिम्मेदारियां वो दूसरे पे डाल रहा है और दूसरा पहले पे डाल रहा है। तो हुकूमत जब देखती है कि पब्लिक सेंटिमेंट्स कुछ बने हुए हैं तो उन पब्लिक सेंटिमेंट्स को जो है वो अपने हक में करने के लिए कुछ इक़दामात। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए जिसमें मुल्ज़िम उमर है इस चोंग वाक़े के अंदर, ये तो ऑलरेडी रिकॉर्ड याफ्ता है। इससे पहले भी 2 बार इसको पुलिस हिरासत में ले चुकी, इसके सबन भी जारी हुए, यकीनन रिलीफ भी मिल गया अदालत से। लेकिन बात यह है कि जब कोई मुल्ज़िम रिकॉर्ड याफ्ता होता है तो क्या उसके ऊपर पुलिस का या सिक्योरिटी इदारों का कोई चेक नहीं होता? वो अनचेक्ड होता है, वो फ्री होता है? रेहान, पुलिस की तरफ से जब कहा जाता है और जब उस पर अमल किया जाता है, ये 2 मुख्तलिफ सूरत हाल है। आप मोटरवे केस के बाद होने वाली हुकूमती दावे, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस के दावे, सबको एक दफा जायजा ले लें। ये सारी बातें कही गई थी कि हम इसको एग्जाम्पल बनाएंगे, उसके बाद हम एक अलहदा से डेटाबेस बनाएंगे पंजाब पुलिस का, जिसमें जो रेपिस्ट हैं, बच्चों के साथ हैं, उनको मेंटेन करेंगे, उनकी सर्विलेंस करेंगे। तो वो थे जो अक्यूज्ड है, ये तो क्रिमिनल है, कोर्ट से चलान शुदा है, पुलिस कोर्ट से इसकी बेल हुई है या वापस आ गया है, लेकिन फिर भी वो अच्छा। फिर एक मजे की बात ये है, इसका मतलब यह है कि जो लोग शिकवे शिकायतें करते हैं पुलिस के बारे में कि ये सिर्फ आम शहरियों को तंग करती है, इसका मतलब है ये सही है, क्योंकि ना तो कोई मुझसे मुल्ज़म पकड़ा जाता है, ना दहशतगर्द पकड़ा जाता है इस तरह के नाकों से, छापों से, सर्च ऑपरेशन से। उसका नतीजा सिर्फ ये निकलता है कि जो आम शहरी होते हैं उनको ये पकड़ धकड़ कर अपनी कागज़ी पूरी कर लेते हैं, लेकिन जो इस तरह के रेपिस्ट हैं, जो हार्डकोर मुल्ज़मान हैं, वो उसके हथे नहीं चलते। जी, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर। वकास, बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव टू टेक अ ब्रेक। बहुत शुक्रिया वकास अहमद, आपकी कीमती वक्त। वकास, जिस तरह बता रहे हैं, ऑब्वियसली मुल्ज़िमान पकड़े तो जाते हैं, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स होने के बाद होते हैं। मैं इस पर बिल्कुल उसी शेर के मिसदाक के की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। अब कब इन इंसिडेंट्स को होने से पहले कोई सेवियर के तौर पर, रेस्क्यूअर के तौर पर पंजाब पुलिस ना सिर्फ मुल्ज़िमान को पकड़ेगी बल्कि मौके पर पकड़ लिया जाएगा, बहरकैफ ये तो वक्त ही बताएगा। अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिंध में स्कूल्स की बंदिश से मुताल्लिक जो तालीम का शोबा है वो कन्फ्यूजन का शिकार क्यों दिखाई दे रहा है, इस आम मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कोरोना के बढ़ते हुए फैलाव के पेश नजर सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारों के हवाले से अहम ऐलान किया है। महकमा तालीम सिंध के डायरेक्टोरेट प्राइवेट स्कूल्स ने तमाम निजी स्कूल्स को मरासला जारी किया है कि निजी स्कूल्स 30 अगस्त से पहले खोले तो रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाएगी। इससे पहले 23 अगस्त का फैसला था, अब इसको बढ़ाकर 30 अगस्त कर दिया है, जिस पर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज। जबकि पेरेंट्स स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की भी कुछ रिजर्वेशन है। बात करेंगे इस वक्त चेयरमैन स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान नदीम मिर्जा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नदीम मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। महकमा तालीम सिंध की तरफ से ये जो अहम ऐलान सामने आया है, इस पर आपकी क्या स्टेटेड पोजीशन है, क्या रिजर्वेशंस है आपके?
पिछले 20 महीने से स्कूल 3 दफा खुले हैं और 3 दफा बंद हुए हैं। और इन तीनों एपिसोड में जो हुआ है वो ये हुआ है कि स्कूल खुलते हैं, स्कूल वाले पिछले तमाम एरियर्स के साथ फीसें वसूल कर लेते हैं। ना सिर्फ एरियर्स लेते हैं, एनुअल चार्जेस लेते हैं, एनुअल चार्जेस के अलावा बिजनेस चार्जेस लेते हैं। अब तो उन्होंने जो है वो भी लेना शुरू कर दिया है, इंटरनेट चार्जेस भी लेने शुरू कर दिए। फिर स्कूल बंद हो जाते हैं, फिर स्कूल खुलते हैं, खुले फिर बंद हो गए। तो ये जो सारा एपिसोड है ये सिर्फ फीसें वसूल करने के सिलसिले में है। सिंध गवर्नमेंट ने जब पहली दफा स्कूल बंद किए तो रोजाना 5 डेथ्स हो रही थी, आज जो है वो 80 से ज्यादा डेथ्स हो रही थी। कराची के सारे हॉस्पिटल्स फुल हैं। हमने नारा लगाया था कि यस कोरोना, नो स्कूल, नो स्कूल, नो फीस। लेकिन फीसों के लिए जो पिछले वजीर तालीम सिंध थे उन्होंने मुकम्मल फेवर किया स्कूल मालकान को और किसी की कोई बात नहीं सुनी। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोरोना तो बहुत ज्यादा है, मौजूद है, और वजीर आला साहब ने कहा भी कि ये कोरोना जो है स्कूल खुलने की वजह से बढ़ जाता है। दूसरी तरफ स्कूल मालकान SOPs फॉलो नहीं करते। नहीं तो नदीम मिर्जा साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस कंडीशन के अंदर स्कूल्स नहीं ओपन होने चाहिए क्योंकि स्कूल्स का खुलना या बंद होना तो महकमा तालीम सिंध की एडवाइजरी से मशरूत है ना? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि स्कूल खोलें आप, लेकिन ये जो 3 दिन की तालीम दे रहे हैं पूरी फीस लेके, इसके बजाय आप इसको 7 दिन खोलें हफ्ते में और 2 शिफ्टों में खोलें। बच्चे आपने उतने ही पढ़ाने, टीचर्स आधी सुबह बुलाएं, आधी दोपहर की शिफ्ट में बुलाएं, उनको बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन नहीं, देखिए नदीम साहब, एक तरफ आपका कंसर्न ये है कि डेल्टा वेरिएंट है, सुपर स्प्रेड है इसका, सिंध के अंदर बहुत खतरनाक है, हेल्थ केयर फैसिलिटी के ऊपर प्रेशर है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि स्कूल्स ओपन भी हों और हफ्ते के 7 रोज वहां पर दरस व तदरीस भी होती रहे, तो ये दोनों कंपैटिबल दिखाई नहीं देते ना सर? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात समझ लें कि स्कूल ना खोलना हमारे बस में नहीं है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का है, वो ये कहते हैं कि जो 30 अगस्त तक इसको डिले किया गया है, ये जल्द से जल्द स्कूल खुलने चाहिए, और अगर कोई भी डिसीजन होगा सिंध सरकार का तो हम ओपन एयर स्कूल्स ओपन कर लेंगे। तो दूसरी तरफ उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आप क्या समझते हैं, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस वक्त क्या जल्दबाजी का मुजाहरा कर रही है? स्कूल तो वैसे तो छुप छुपा कर जो है बच्चों को घर के कपड़ों में बुला रहे हैं। स्कूल तो ओपन है, और आज तो वजीर तालीम साहब ने कह दिया ना कि हम 30 तारीख को स्कूल खोल रहे हैं। हम कह रहे हैं खोले, हम उनके फैसले से इख्तलाफ करते हुए ये कि 3 दिन के लिए ना खोले, 6 दिन के लिए खोले, 7 दिन के लिए खोले, और ये पाबंदी लगाई जाए, जैसे पाबंदी है ऑलरेडी, इस पर अमल दरामद कराया जाए कि कोई स्कूल की किताबें, कापियां जबरदस्ती नहीं बेचेगा। असल में कापियां, किताबें बेचने का मसला है। स्कूल की एजुकेशन और बच्चों की एजुकेशन से कंसर्न होता तो 2,61,000 तलबा में से 1,30,000 को उन्होंने स्कूल से निकाल दिया है फीस नहीं देने की वजह से। तो ये कहते हैं कि साहब सारे बच्चे वापस आ जाएं, नए सिरे से फीसें दें, एरियर्स ना दें और पढ़ें, लेकिन नहीं, एजुकेशन से उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। साहब लास्टली मुझे बताएगा कि सिंध सरकार ने ये पाबंद किया है स्कूल्स को कि वहां पर मौजूद जो स्टाफ है वो 100% वैक्सीनेटेड होना चाहिए, वहां पर मौजूद जो फैकल्टी है उसको वैक्सीनेटेड होना चाहिए, SOPs कंप्लायंस होनी चाहिए, और उसके बाद ही आप स्कूल खोलने के मजाज हैं। क्या आपको SOPs कंप्लायंस दिखाई दे रहा है? जिस वैन के CNG सिलेंडर पर बैठ के 15 बच्चा जा रहा है, वहां कौन सा SOP फॉलो हो सकते हैं? आप एक छोटे बच्चे को, प्राइमरी के बच्चे को, KG के बच्चे को, नर्सरी के बच्चे को 6 घंटे या 5 घंटे मास्क कैसे पहना सकते हैं? टीचर्स को मास्क कैसे पहना सकते हैं? मुमकिन ही नहीं। एक बेंच पर 3-3 आदमी बैठे। हमने तो कहा ना कमेटी बना दें, एक रियासती नुमाइंदा, एक हमारा और एक स्कूल एसोसिएशन का हो, और जो SOP फॉलो नहीं कर रहा है उस स्कूल को सील कर दें। लेकिन ये SOP ना पहले फॉलो किए ना अभी फॉलो कर, सिर्फ ढिंडोरा है, प्रोपेगेंडा है कि जी हम SOPs बहुत ज्यादा अच्छे फॉलो करते हैं। मुझे यहाँ पर वाइड अप करने को कहा जा रहा है। असल में प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। नदीम मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिएगा ख्याल। अल्लाह।